हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और जो वीडियो है ये फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर टॉपिक पर आधारित है। ये टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है और बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट ऑप्टिक्स से। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाने वाला हूं। यदि आपको ये आसान तरीका समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ये मेथड बहुत ही पसंद आएगा आपको भी। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर का। दोस्तों, एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करने के लिए आता है, यानी कि इसका डिस्कस आता है। डिस्कस में हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है इसके कंस्ट्रक्शन को और इसके वर्किंग को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके पास में बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उन वीडियो को देख सकें। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि फिगर में आपको एफपीआई का मतलब होता है फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर, यानी कि फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों, जिसमें एस जो है, एक यहाँ पर एस बिंदु आपको दिख रहा है, ये एस जो है एक ब्रॉड सोर्स है, जिसमें P1 P2 इस फिगर में P1 और P2 दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, जिनके इंटर सरफेस जो हैं इन प्लेटों के इंटर सरफेस जो हैं वो सिल्वर पॉलिश करे गए हैं। और दोस्तों, इंसिडेंट जो इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, उस लाइट का अप्रोक्सीमेट 80% जो पार्ट है वो ट्रांसमिटेड किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ बोलकर, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको लिखना है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। जबकि इसका जो बचा हुआ जो पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, इसमें से क्या हो जाता है, 80% पास हो जाता है, यानी कि ट्रांसमिटेड हो जाता है, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है 20% वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्लेट P1 को जो हम मूव कर सकते हैं, इसको मूव किया जा सकता है। मूव का मतलब इसको हम घुमा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं घुमाकर। और जबकि प्लेट P2 को जो है वो फिक्स रखा जाता है, इसको हम घुमा नहीं सकते हैं। प्लेट P1 को मूव करा के P1 और P2 के बीच एक फिल्म बनाई जाती है, जैसे कि आपको ये दिख रही है, एक इस प्रकार की फिल्म बनाई जाती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एयर फिल्म। इस एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो चेंज की जा सकती है P1 प्लेट को घुमाकर या इसको रोटेट कराकर। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसके आगे जो है एक लेंस L2 रख दिया जाता है और उसके आगे एक स्क्रीन यानी कि टेलीस्कोप रख दिया जाता है, जिसमें इसके द्वारा जो बनने वाली फ्रिंजेस हैं या जो घटना घटित होगी इसके द्वारा उसको इस टेलीस्कोप के माध्यम से देख लिया जाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। अब वर्किंग को समझ लेते हैं कि जो ये ब्रॉड सोर्स एस है, इससे एक लाइट जो है वो लेंस L1 पर इंसिडेंट करी जा रही है। तो जैसे यहाँ पर लेंस L1 पर ये इंसिडेंट हुई, तो आप देख रहे हैं कि लेंस L1 के जो मिडिल पॉइंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं इसका ध्रुव से, जो इसके ध्रुव से होकर गुजरती है, तो लाइट ऐसी की ऐसी इसमें से पार हो जाती है। तो जैसे ही ये लाइट इसमें से पास हुई तो हमने देखा कि इस लाइट को इस प्रकार से जाने पर जो प्लेट P1 और P2 हैं, यहाँ पर इन दोनों प्लेटों से इस लाइट का लगभग 80% पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है अंदर से। फिर बाकी जो प्रकाश है, ठीक है, यानी कि 20% प्रकाश बचा, वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता R1, R2, R3 की रे के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, जिस कारण लाइट का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो किस पर टकराएगी जाके, वो टकराती है लेंस L2 पर। अब ये जो लेंस L2 पर जैसे ये टकराई जाके, तो इसके टकराने के बाद जो है ये स्क्रीन P पर जाकर क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। यानी कि यहाँ से टकराई और ये लाइट जो है स्क्रीन P पर जाकर, यानी कि P पॉइंट पर जाकर ये फोकस हो जाता है। स्क्रीन से जो है इक्वल इंक्लिनेशन की जो सर्कुलर फ्रिंज हैं वो इसमें देख ली जाती है। फेबरी पैरेट
इंटरफेरोमीटर के द्वारा जो हमें फ्रिंजेस इसमें प्राप्त होती हैं वो फ्रिंजेस माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उससे जो प्राप्त फ्रिंजें हैं उनसे ज़्यादा शार्प और उनसे ज़्यादा क्लियर प्राप्त होती हैं यहाँ पर, जिनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये घटना इसके अंदर होती है। ये है इसकी वर्किंग की बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल हेडिंग डाल दीजिए। अब प्रिंसिपल में देखते हैं क्या है। अब प्रिंसिपल में देखो क्या होता है, ये फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर का डायग्राम है। ठीक है, फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर जो है वो मल्टीपल बीम इंटरफ्रेंस के प्रिंसिपल पर क्या होता है, बेस्ड होता है। इस प्रिंसिपल में इंसिडेंट लाइट फिल्म की अपर और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड होती है तथा यह प्रोसेस पूरी लाइट में इसी प्रकार के होता है, चलता रहता है। इसलिए इस प्रिंसिपल को मल्टीपल बीम इंटरफ्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल बीम इंटरफ्रेंस भी कहते हैं। ग्लास प्लेट जो इसमें P1 लगी हुई है और एक P2 जो प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो ये एयर फिल्म बनती है, इसकी जो थिकनेस है वो T होती है दोस्तों। कितनी होती है, स्मॉल टी होती है उसकी थिकनेस। जब इस फिल्म पर, यानी कि जो ये फिल्म बनी हुई है, जब इस फिल्म पर लाइट इंसिडेंट की जाती है तो इंसिडेंट लाइट का जो कुछ पार्ट है, यहाँ से दोस्तों इसको समझ लेना, इंसिडेंट लाइट का जो कुछ पार्ट है वो A1 R1 A2 R2 और A3 R3 डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर इस फिल्म में जो घटना घटित होती है वो कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं हम। दोस्तों इस बात को समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। इस डायग्राम में आपको कंडीशन दिख रही होगी कि जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट यहाँ पर A1 पे टकराती है तो यहाँ से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कि कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिटेड हो जाएगा तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी यहाँ पर भी यही घटना घटित होगी, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु पर आपको यही घटना दिखाई दे रही है। यही जो है दोहराती रहती है इसमें घटनाएं और यही लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर हमने जैसे अभी समझा था कि पार्ट जो है वो A1 R1 A2 R2 A3 R3 A4 R4 A5 R5 इस डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किसका, लाइट का कुछ पार्ट। जबकि इंसिडेंट लाइट जो है उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो शेष पार्ट B1 T1 B2 T2 B3 T4 T3 और B4 T4 के रूप में जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांसमिटेड जो लाइट है ये B1 T1 B2 T2 B3 T3 B4 T4, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसके एम्पलीट्यूड जो हैं वो रेस्पेक्टिवली कितने होते हैं इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं A0T, दूसरा होता है A0TR, तीसरा होता है A0TR स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये एम्पलीट्यूड इसके होते चले जाते हैं। फिर इसकी जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा A0TR की पावर 3, फिर A0TR की पावर 4। इस प्रकार से ये एम्पलीट्यूड इसके बनते चले जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से क्रिएट या एम्पलीट्यूड यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। वेयर यहाँ पर जो A0 है ये क्या है, ये इज एम्पलीट्यूड है ऑफ किसका, इंसिडेंट लाइट का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो R है और ये T है ये क्या चीज़ है, ये जो R है ये R और T आर द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि रिफ्लेक्ट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। ये जो T है ये ट्रांसमिटेड लाइट और R जो है वो रिफ्लेक्ट लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के द्वारा इसकी सुपर पोजिशन जो इसमें प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लाइट एक दूसरे पर सुपरपोज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिटेड, फिर उसके आगे अगेन पॉइंट पर कुछ रिफ्लेक्ट कुछ ट्रांसमिटेड। तो सुपरपोज का मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम इसमें अब बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों चित्रों को आप बना लेना और जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये लिख लेना आप कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार द रिजल्टेंट ट्रांसमिटेड लाइट इक्वेशन। तो रिजल्टेंट ट्रांसमिटेड लाइट जो इक्वेशन है वो हमें क्या प्राप्त होगी, तो यहाँ पर हम लिखो द रिजल्टेंट ट्रांसमिटेड लाइट इक्वेशन। तो लाइट इक्वेशन जो है वो क्या हमें प्राप्त होगी, ये आप लोग जानते हैं।
दोस्तों ये किसके द्वारा निकालेंगे, ये निकालेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों, वो है y = y1 + y2 + y3 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, एक पॉइंट A1 मिला, दूसरा A2, A3, A4, इस प्रकार से डॉट डॉट हमें पॉइंट मिलते थे। तो हर पॉइंट पर जो है घटनाएं घटित होती चली जाएंगी। तो पहले पॉइंट पर y1, फिर दूसरे पर y2, तीसरे पर y3, ऐसे y4 डॉट डॉट। ठीक है, इन सबको क्या कर दिया हमने, रिजल्टेंट निकाल लिया इसका। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई y = y1 + y2 + y3। अब दोस्तों बात करते हैं कि y जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा। तो y होगा a साइन, यहाँ पर निकालते हैं a साइन, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर वेव की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो a साइन ω t -φ। इसके बाद हम बात करें y1 की, तो y1 किसके इक्वल टू होगा, जैसे हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड आता है, ये क्या है, ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पर जो पहली घटना में एम्पलीट्यूड घटित हुआ, अभी हमने इसको समझाया था, जैसे कि आपको चित्र में ये दिखाया था कि एम्पलीट्यूड कितना है, a0t, दूसरा a0t r, फिर तीसरा a0t r⁻²। ठीक है, इस प्रकार से ये एम्पलीट्यूड हम की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ये जाएगा a0, इस प्रकार से a0t साइन ω t + a0t r साइन ω t। तो दूसरी कंडीशन में देखो, इसमें से जो उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहाँ पर हम देखेंगे ये डेल्टा माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ फाई जो है रिजल्टेंट के लिए, यहाँ पर डेल्टा की बात करेंगे हम। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि y3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, वो होगी a0t r⁻² साइन, ठीक है, और कितना जाएगा यहाँ पर ω t माइनस, ये दूसरी कंडीशन है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि दो एंगल बनेंगे यहाँ पर, तो 2 डेल्टा, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो ये हमें इक्वेशन इस प्रकार से मिल गई है। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है, यानी कि इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं इसको हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब इस 1 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो साइन a - b का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी साइन a - b का और यहाँ पर भी साइन a - b का। इस फॉर्मूले को लगा के इसको खोलना है, इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे। सोल्यूशन इसका काफ़ी बड़ा है, जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसका एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे और उसके साथ जो है हम आई की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी की इक्वेशन निकालेंगे और पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात करेंगे। तो डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि उस डेरिवेशन को अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और उसको पूरे डेरिवेशन को हम अपने सेकंड पार्ट में समझा देंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी इसका पार्ट सेकंड या थर्ड जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें।